जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी पर। जैसा कि हम वनडे एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए बेसिक पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को समझते समझते अनुसूचियों तक आ चुके हैं। इससे पिछली क्लास में हमें पॉलिटी यानी भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था के जितने भी सोर्स थे, जितने भी संविधान के स्रोत थे हमारे पास, उन सभी को हमने कवर कर लिया था। आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान की कुल अनुसूचियाँ। टोटल मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जो भविष्य में धीरे धीरे बढ़कर वर्तमान स्थिति को देखते हुए 12 हो चुकी हैं। एक एक करके हम सभी को कवर करेंगे डिटेल, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसे भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 1 की। देखिए, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य के क्षेत्रों का विवरण है। यानी कि भारतीय संविधान में यदि किसी नए राज्य का निर्माण होता है, नए राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाता है या पुराने राज्यों में कोई सीमा परिवर्तन किया जाता है, उन सभी का संबंध सीधे सीधे भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची से होगा। यानी कि राज्य तथा संघ राज्य यानी कि भारतीय सीमा और भारत के अंदर सभी राज्यों की सीमा का जो विवरण है या उनके क्षेत्र का जो विवरण है वो पहली अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की चर्चा की गई है। चलिए इसे समझिए, मुख्य पदाधिकारियों से क्या मतलब है। यहाँ पर भारतीय संविधान में मुख्य पदाधिकारी में लोग हैं जो बड़े पदों पर हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, यानी बड़े पदों पर जितने भी अधिकारी हैं उन सभी के वेतन भत्तों का जो विवरण होगा आपको दूसरी अनुसूची में मिलेगा। चलिए बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण के लिए जो शपथ का प्रारूप होता है या स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मेशन होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, मैं डैश डैश आदमी भारतीय संविधान की शपथ देता हूं ईश्वर को साक्षी मानकर। इस प्रकार से जो शपथ का प्रारूप होता है वो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। अब इस चीज के साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बनता है, क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से, पूछेगा तीसरी अनुसूची के अंदर निम्न में से किस पदाधिकारी या मुख्य अधिकारी का शपथ प्रारूप नहीं है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए जो शपथ का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची के अंदर वर्णित नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए इसे डिटेल से याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं चौथी अनुसूची। अब चौथी अनुसूची थोड़ी अलग हो जाती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का विवरण। देखिए, हमारे पास राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, उन सभी से कुछ सेलेक्टेड लोग आ सकते हैं। आपने देखा होगा भारतीय राज्य व्यवस्था में जो हमारी राज्यसभा है उसके अंदर लगभग 245 सदस्य आमतौर पर रहते हैं। अब उन 245 में से 12 तो ऐसे होंगे जो आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, तो बचे हुए जो सदस्य होंगे उन्हें किया जाएगा निर्वाचित, यानी कि उन्हें चुना जाएगा आम जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसे में सभी राज्यों के लिए तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उनकी जनसंख्या, उनके आकार तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है, जो चौथी अनुसूची में वर्णित है। बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र। देखिए, में क्षेत्र जो किसी पर्टिकुलर जनजाति के द्वारा बसाए गए हैं या जिनमें कोई पर्टिकुलर जनजाति रहती है उन्हें कहा जाता है जनजातीय क्षेत्र। और अनुसूचित क्षेत्र भी उसी प्रकार के होते हैं, यानी कि उनमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ रोक होती हैं। सभी आम नागरिक अपने आम मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुए वहां नहीं रह सकते। तो उन क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि प्रशासन तथा नियंत्रण के जो प्रावधान है, यानी उन क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था कैसे चलेगी और उन क्षेत्रों में नियंत्रण कैसे रखा जाएगा, उनका विवरण जो है आपको पांचवी अनुसूची में मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एसपी है यानी आईपीएस है, वो खुलकर अपना कार्य करने के प्रयास कर सकता है। पर जैसे ही वो नागालैंड जैसे क्षेत्र में जाएगा, उसे समझना होगा, वहां पर पहले ट्रेनिंग लेनी होगी उस पर्टिकुलर राज्य को समझने के लिए और उसमें नियंत्रण और प्रशासन को चलाने के लिए। चलिए बात करते हैं अपनी अगली अनुसूची नंबर 6। देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र अपने आप में ही अलग है और यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं। अब इनके लिए एक विशेष रूप से अनुसूची रखी गई है, छठी अनुसूची, क्योंकि इनके लिए अलग से एक पर्टिकुलर आईएएस, आईपीएस या आईआरएस तो खैर विदेश के लिए होता है, आईएएस और आईपीएस के लिए अलग से ट्रेनिंग होगी इन पर्टिकुलर राज्यों में। जब भी उनकी यहाँ पोस्टिंग होगी, उन्हें समझना होगा इन क्षेत्रों में जनजातीय व्यवस्थाएं कैसी है और उसी के अनुसार प्रशासनिक प्रावधान को लागू करने का प्रयास करेंगे। ये होगा आपकी छठी अनुसूची में। बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। सातवीं अनुसूची के अंदर संघ तथा राज्य के बीच विषयों का विवरण होगा। देखिए, संघ और राज्य जो है, संघ आपका केंद्रीय सरकार मानिए और राज्य मानिए हर एक राज्य की सरकार, उन दोनों के बीच में अलग अलग विषय हैं।
यानी जैसे शिक्षा है, डाक है, पुलिस व्यवस्थाएं हैं, ये सभी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और अलग अलग विषय हैं। अब इन्हें अलग अलग स्वरूप के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। इन्हें कुल मिलाकर 3 सूचियां बनाई गई हैं। इन 3 सूचियों में संघ के लिए कुछ होंगी, कुछ राज्य के लिए होंगी और कुछ दोनों के लिए होंगी। उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली सूची है संघ सूची, यानी कि केंद्र सरकार जिन विषयों पर कानून बना सकती है। मूल संविधान में इनकी संख्या जो थी 97 थी, अब यह बढ़कर 98 हो चुकी है। ऐसे ही राज्य सूची जो है उसमें मूल संविधान के अंदर यानी कि राज्यों के लिए जो विषय है वो पहले 66 थे, अब बदलकर उनकी संख्या 61 हो चुकी है। देखिए, 7वीं अनुसूची के अंदर संघ तथा राज्य के बीच विषयों का विवरण या बंटवारा किया गया है। ये 3 सूचियों के अंदर बांटे गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 अलग अलग सूचियां हैं जिनमें अलग अलग विषय को रखा गया है सुविधा के अनुसार। अब बात करते हैं संघ सूची, यानी कि केंद्र सरकार जिन पर अपना पूरा नियंत्रण रखेगी। उनमें से कुल संख्या जो मूल संविधान में दी गई थी वो थी 97 विषय, अब परिवर्तित होकर वो 98 हो चुकी है। इसी प्रकार से राज्य के अधीन जो कंट्रोल में आने वाली चीजें हैं उन पर टोटल विषयों की संख्या मूल संविधान में 66 थी, अब 61 हो चुकी है। वहीं पर समवर्ती सूची, यानी कि जिन विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों ही अपने कानून को बना सकती है, उनकी मूल रूप से संख्या जो थी 47 थी, किंतु राज्य सूची के पास जो 5 अधिक विषय थे उन्हें घटाकर समवर्ती में जोड़ दिया गया और वर्तमान में समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय हैं। अब एक चीज समझने की है, देखिए, जब भी केंद्र और राज्य के बीच में किसी विषय को लेकर विवाद होगा, उस परिस्थिति में केंद्र सर्वोपरि होगी, यानी राज्य कितना भी शोर मचाए, सरकार जो केंद्र में होगी वो जो चाहेगी या जो कानून बनाना चाहेगी वो बना सकती है, और राज्य सरकार केवल शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। 8वीं अनुसूची के अंदर मान्यता प्राप्त भाषाओं का विवरण है। देखिए, मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं 14 थी और वर्तमान में 22 हो चुकी हैं। 2003 में अंतिम बार 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। जब भाषाओं के बारे में बात करेंगे इन्हें डिटेल से, तब समझेंगे अलग अलग कब कब कितनी बार भाषाएं पढ़ाई गई हैं। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। देखिए, 9वीं अनुसूची जो है अधिनियम एवं विनिमय से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंदर प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 में। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार चाहती थी कि कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं वो राज्य से संबंधित हो या केंद्र से संबंधित, उन पर न्यायालय अपना हस्तक्षेप ना करे। इसीलिए 9वीं अनुसूची बनाई गई, जिसके अनुसार जिन विषयों को 9वीं अनुसूची के अंदर अधिकृत कर दिया जाएगा वे सभी न्यायिक समीक्षा से दूर रहेंगे, यानी कि उनकी न्यायिक जांच नहीं की जा सकती, न्यायालय उन पर अपने विचार पेश नहीं कर सकता। वर्तमान में ऐसे लगभग 284 विषय हैं, इनके बारे में कभी और बात करेंगे। चलिए, बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची है दल बदल नियम से संबंधित। देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा महाराष्ट्र में सरकार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, दल बदल नियम वहां पर पूर्ण रूप से लागू हुआ है। ऐसे में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा यह लागू की गई थी। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल नियम से संबंधित थी। अब ये दल बदल नियम क्या है? देखिए, जब प्रारंभ में इसे लागू किया गया तब व्यवस्था बनाई गई, यदि किसी पार्टी या किसी पक्ष के 1/3 सदस्य पार्टी छोड़कर किसी अन्य दूसरी पार्टी में सम्मिलित होना चाहे तो उनकी सदस्यता, सदन की सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती। हालांकि इसमें परिवर्तन किया गया 91वें संविधान संशोधन द्वारा और व्यवस्था दी गई किसी पार्टी के 2/3 सदस्य, यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी बनाने का प्रयास करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती। ये 10वीं अनुसूची का विषय है। चलिए, बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जुड़ी है पंचायती राज से। देखिए, पंचायत व्यवस्था जो है, पंचायत की शक्तियां तथा प्राधिकार के संदर्भ में इसमें जानकारी दी गई है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कुल 29 विषय हैं। ये एग्जाम में पूछा गया, इसके विषयों की संख्या पूछी गई थी 29। याद रखिएगा, पंचायती राज से संबंधित अनुसूची है 11वीं अनुसूची। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची जो कि संबंधित है नगर पालिका से। नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों के संदर्भ में 12वीं अनुसूची बनाई गई है। ये भी लगभग 73वें संविधान संशोधन के साथ साथ बनाई गई थी। इसका संविधान संशोधन माना गया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में यह जोड़ी गई थी। इसमें कुल 18 विषय हैं। ये थे आपके भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियां 12 की 12। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इनमें से आपका कौन सा डाउट है। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट जल्द से जल्द क्लियर कराए जाएं, और जिनके लिए बेनिफिशियल हो वीडियो उन्हें ज़रूर भेजना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।